नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में माधव सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री श्याम मिलन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम सैनी को माधव सेवा समिति के सदस्यों ने स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अहोई का व्रत रखने वाली सभी माताओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के कल्याण के लिए ज्ञान और कर्म का संदेश दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की पवित्र गीता को सुनने के लिए 5वें पात्र बर्बरीक को महान व्यक्तित्व के रूप में आशीर्वाद दिया था। साथ ही इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोले, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सूधा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सहारे के सहारे की परम श्रद्धे आज हम सब के जिनके आशीर्वचन से जिनका आशीर्वाद हम सबको मिला है, आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि माताएं आज अपने बेटे की लंबी आयु के लिए आज व्रत रखती हैं। मैं सभी माताओं को, सभी महानुभाव को आज इस होली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सीएम सैनी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से प्रतिष्ठित शेर पंजाब महाराजा हरभजन सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए कहा कि आज का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायी और हृदयस्पर्शी है, जब हम हिंद की चादर 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन के साक्षी बने हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक तिलक जंजू का राका का भी विमोचन किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से माय भारत के तहत विकसित भारत पद यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवा में राष्ट्र गौरव, एकता और सम्मान के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है, जिसके चलते युवा सशक्तिकरण विभाग और खेल मंत्री गौरव गौतम ने सेक्टर 16 में स्थित मैकपाई टूरिज्म परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस पहल की वो जानकारी दी, जहां पर इस दौरान खेल मंत्री सौरभ गौतम ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनभागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है, जिसमें युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। पटेल जी की 150वीं जयंती पर पूरे भारत में पदयात्रा निकलेगी। हर लोकसभा में पदयात्रा होगी और ये एकता, अखंडता का संदेश देगी। जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने देश को अखंड और एकता के सूत्र में प्रो कर रखा, किस प्रकार से उनका राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, किस प्रकार से उनके विचार थे, किस प्रकार से उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देने का काम किया, उसको हर युवा को, आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ इतिहास ऐसे होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पता होने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहे। इसी को नियमित लेके 150वीं 50वीं जयंती कब से कब तक 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी और इसमें लाखों करोड़ों युवा पूरे देश भर में इस यात्रा से जुड़ेंगे। हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने बरवाला नगरपालिका के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया, जहां इस दौरान उन्होंने नए भवन के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बरवाला वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जन कार्यों के बेहतर निपटान और आम लोगों को सरकारी सेवाओं में सहूलियत देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही साथ नगरपालिका के लिए नए भवन की काफी जरूरत थी। उन्होंने आगे कहा कि नगरपालिका को अपग्रेड कर इसे
नगर परिषद का दर्जा दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सोच की उन्होंने कहा कि शहर के विकास और सौंदर्यीकरण करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, इसलिए इस दिशा में स्थानीय निकाय के अधिकारी पूरी तत्परता के साथ कार्य करें। कि हम एक संकल्प लें कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हम स्वदेशी का उपयोग करने का काम करेंगे। अगर हम सारे के सारे स्वदेशी का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, हमारे यहाँ पे हमारी जो जीडीपी वो बढ़ेगी, हमारी सड़कें अच्छी होगी, बिल्डिंग्स बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी। बहुत बड़ी बात है कि हम अगर आज से एक बात का संकल्प लें कि अब जब भी कोई चीज खरीदेंगे बाजार से तो हम स्वदेशी वस्तुओं को ही प्राथमिकता देंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में वार्ड नंबर 14 के पार्षद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पार्षद पर आरोप है कि उसने नगर पालिका चेयरपर्सन और उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग न करने के बदले 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने आवाज मिलान के आधार पर कार्रवाई करते हुए सब पार्षद को गिरफ्तार किया और उससे पहले 3 अन्य पार्षदों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। ये श्री विजय कुमार है, वहां सनोफ सुभाष चीका मंडी के रहने वाले। उन्हें एक शिकायत दर्ज कराई थी जून के महीने में 20/6/22/25 को। एक जितेंद्र एमसी है वार्ड नंबर 14 का, वहां उप प्रधान का नगर पालिका का इलेक्शन होना था, उसमें अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था। उस अविश्वास प्रस्ताव में उप प्रधान के पक्ष में वोट देने के एवज में 50 लाख रुपए की मांग करी गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग थी। इसमें इसने अपने लिए और 2 एमसी और हैं, उनके बारे में भी जांच चल रही है। सरकार द्वारा किसानों को खाद से वंचित रखा जा रहा है। खाद केवल उन्हीं वे किसानों को मिल रही है जिनकी फसल पोर्टल पर रजिस्टर है। ऐसे में पीआर धान के अलावा दूसरे किस्म रजिस्टर नहीं है। उन किसानों को तो खाद मिलेगा नहीं तो वे खाद कहां से लाएंगे। हरियाणा में धान की फसल और उसके साथ साथ दक्षिणी हरियाणा में बाजरे और कपास की फसल की लूट जारी है। हवाई मुख्यमंत्री, शगुफा मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी ने हरियाणा की एक मंडी के अंदर भी जाकर किसान, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, उसका हाल पूछने की आज तक जहमत नहीं की। 23 सितंबर से एक दाना खरीद का शगुफा तो छोड़ दिया, पर 23 सितंबर से आज 11 तारीख तक मंडी के अंदर न सरकारी एजेंसियों ने सही तरीके से धान की खरीद की और न दक्षिणी हरियाणा में बाजरे और कपास की खरीद की। मूंग की खरीद की तो या ग्वार की, उनकी तो चर्चा छोड़ दीजिए। हरियाणा में आज किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हरियाणा में आज किसान का सोना कोने कोने पर पिट रहा है और किसान लूट रहा है। हरियाणा में आज लुटाई वाली सरकार सत्ता की शहतीर पर बैठी है। और आगे बढ़ेंगे जहां रेवाड़ी में आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामला और मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना को लेकर पूर्व विधायक और एआईसीसी सचिव चिरंजीव राव की अगुवाई में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान डीजीपी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए गए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जिला सचिवालय पहुंच डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दलित समाज पर अत्याचार प्रदर्शनकारियों किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। चिरंजीव राव आईपीएस आत्महत्या मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत सभी दोषियों को गिरफ्तार करने में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये प्रोटेस्ट रोज चल रहा है और जिस तरीके से ये सरकार, इस देश की सरकार और भाजपा सरकार दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है, और हमने पहले भी कहा था, मैं फिर आज कह रहा हूं, कोई अगर बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करेगा, हम उसकी राजनीति को खत्म करने की, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी संगठनों ने मिलकर एकजुटता दिखाते हुए आज हमने
डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं है, अभी इसकी शुरुआत है। या तो हरियाणा के डीजीपी को बर्खास्त करा जाए और रोहतक के जो एसपी उनको बर्खास्त करा जाए, जब हम चैन से बैठने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज एडीजीपी लेवल के अधिकारी के परिवार को उसके मृत्यु के बाद मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, और वो सनातन धर्म की बात करता है, वो बात कर रहा है धर्म की, उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि सनातन धर्म क्या होता है, हमारा धर्म क्या सिखाता है हमें कि सभी समान रूप से एक होते हैं। उसका हम कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं कि ऐसी व्यक्ति की जो सोच है, जो उसकी मानसिकता है, वो संघी मानसिकता के साथ उसको जोड़ा जाता है। बीजेपी के बहुत लोगों ने उसका साथ भी दिया। ये दर्शाता है कि उनकी जो सोच है उससे मिलती जुलती सोच है। समाज से तो कोई भी किसी से आ सकता है, मैं हो सकता है पिछड़ा समाज के अंदर हूं, पर क्या पता मेरी सोच किस समाज के साथ मिलती हुई है। उस व्यक्ति की जो सोच है वो संघ के साथ देखी जा रही है। देखिए, आज हम लोगों ने इनको अपना ज्ञापन दिया है। आने वाले समय के अंदर जो भी दिशा निर्देश सभी संगठनों का होगा। पिछले दिनों के अंदर हमारे जो एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष रमेश जी, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा था। आने वाले समय के अंदर इसको और तेजी हम लोग लेके आने का काम करेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने 17 अक्टूबर को बीजेपी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे पिछले 10 वर्ष गुजारे, वैसे ही सरकार का 1 वर्ष गुजरा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर है। बीजेपी सरकार में सभी वर्ग खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। देखिए, पिछले 11 साल से तो इन्हीं की सरकार है, जिसकी अगर जांच करवाते हैं तो सराहनीय रहेगा। और विधायक जी तो लगातार कभी सराहना करने लग जाते हैं नगर परिषद की, कभी वो बुराई करने लग जाते हैं। तो उनको खुद ही ये नहीं पता कि मुझे कब बड़ाई करनी है, कब उनकी बुराई करनी है। कभी हो सकता है कि उनके पास मिठाई लेकर हमारे चेयरमैन पहुंच जाते होंगे, थोड़े दिन खुश हो जाते होंगे। अब मिठाई का मतलब आप समझ सकते हो, मीठी मिठाई उनको देते होंगे, इससे विधायक जी कुछ दिन खुश हो जाते होंगे। और पर मुझे लगता है आप जो बने हैं, जिस पद के ऊपर आप बैठे हैं, उसकी गरिमा आपको बनाए रखनी चाहिए। कल भी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, बजाय दूसरों पे कटाक्ष करने के, आज 11 साल से वो सत्ता के अंदर है। उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जो 1 साल का उन्होंने दिया, उसमें सिर्फ इन्होंने बताया कि जो सेंटर की जो स्कीमें चल रही है उनकी बात तो बता रहे हैं। वो ये बताए शहर में उन्होंने क्या बदलाव किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां यमुनानगर के छछरौली में वन विभाग ने खैर तस्करी के मामले में एक इनोवा कार को कब्जे में लिया है। कार से लाखों रुपए की खैर की बेशकीमती लकड़ी बरामद की गई है। वन विभाग ने 1 सप्ताह में दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे पहले भी एक पिकअप को विभाग ने कब्जे में लिया था। छछरौली रेंज में एक बार फिर खैर तस्करी का मामला सामने आया है। बीते 1 सप्ताह में यह दूसरा मामला है जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए एक लग्जरी गाड़ी को खैर के समेत काबू किया है। आप देख सकते हैं, यह वो गाड़ी है जिसमें लग्जरी गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, जिसमें भारी मात्रा में खैर की लकड़ी भरकर तस्कर जो है इसको बेचने के लिए फैक्ट्री की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में वन विभाग को सूचना मिलती है और वन विभाग इस पे कार्रवाई करते हुए इसको नाकाबंदी कर इसको पकड़ने में कामयाब होता है। इसमें कई क्विंटल खैर की लकड़ी है। इससे पहले भी जो है वन विभाग की इसी टीम ने 1 सप्ताह पहले जो है एक बड़ी पिकअप गाड़ी को पकड़ा था जिसमें लाखों रुपए की खैर की लकड़ी थी। वन विभाग की ये जो कार्रवाई है खैर तस्करों पर लगातार जारी है। एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं और खैर तस्कर जिन वाहनों का उपयोग खैर तस्करी में करते हैं उन वाहनों को पकड़कर वन कार्यालय में सीज किया जा रहा है। इस कार्रवाई में जो वन दरोगा मिंटू कुमार ने कामयाबी हासिल की वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या मामला था और ये कैसे आपको सूचना? हमने गुप्त सूचना मिली थी कि खैर तस्कर कहीं गाड़ी लेकर के बनसंतोर से लकड़ी की चोरी कर रहे हैं। लगभग 3-4 बजे का टाइम था। हमने कोर्ट पर नाकाबंदी करी। उसमें इनोवा गाड़ी थी और इसमें 3-4 खैर तस्कर थे जो कि मौके पर छोड़ के भाग गए। तो खैर तस्कर फरार हो गए वहां से मौके से। अच्छा, तो ये जो पेड़ है इसमें भारी मात्रा में हमने देखा है गाड़ी में पेड़ लोड किए हुए हैं। लकड़ी जो है ये कहाँ से कटे हुए? बनसंतोर जंगल से काटी हुई है।
अगर हम बात करें इससे एक सप्ताह पहले भी आप विभाग ने जो है गाड़ी को पकड़ा था, वो कहाँ से पकड़ी थी जी? वो भी दादोपुर से पकड़ी गई थी। उसमें खैर की लकड़ी थी। खैर की लकड़ी थी, काफी लकड़ी है उसमें भी। तो इस मामले में जो है विभाग की तरफ से तस्करों के खिलाफ शिकायत दी गई है थाने में? नहीं, उसका कोर्ट में माननीय कोर्ट में लगा दिया गया। इसका कोर्ट में केस लगा दिया कोर्ट में केस लगा दिया। आपने देखा यह वन विभाग के वन दरोगा मिंटू कुमार ने बताया है कि यह जो कार्रवाई है खैर तस्करों पर लगातार जारी है। एक सप्ताह पहले भी एक गाड़ी खैर से भरी हुई पकड़ी थी और बीती रात जो है इनोवा कार को विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह वन विभाग का सीज यार्ड है जिसने खैर तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां बॉन्ड की जाती हैं। आप देख सकते हैं लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियों में जो है खैर की तस्करी बीते दिनों में बड़े पैमाने पर हुई है। यहाँ आप इनोवा और स्कॉर्पियो और भी लगभग स्विफ्ट, टाटा सुमो, पता नहीं कितनी लग्जरी गाड़ियां जो हैं यहाँ खैर तस्करी में तस्करों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। और यह इस तरह की गाड़ियां होती हैं जिनका मालिक कोई और होता है, इसको अपने नाम भी नहीं कराते ताकि पकड़ में आने के बाद पुलिस इन तक ना पहुंच सके। अब देखना यह है कि वन विभाग की इस कार्रवाई से जो है खैर तस्करी पर अंकुश लगता है या नहीं। हर खबर के लिए यमुनानगर से कौशिक खान। और बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं के सामने अश्लील डांस करवाने का मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसको लेकर समाज से भी बिट्टू बजरंगी ने डीसी कार्यालय के बाहर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिट्टू बजरंगी का कहना है कि अग्रवाल कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी तक तो हमें संज्ञान में है कि कोई मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है और हमारी मांग यही है कि माननीय सैनी साहब जी से, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, आशा भी है, और माननीय सीपी साहब जी से फरीदाबाद से और शिक्षा विभाग से भी कि उस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई हो ताकि ये संदेश जाए कॉलेज और स्कूल में कि नग्नता फुहड़ता बर्दाश्त नहीं। ये हमारा देश जो है भारत देश है, संस्कृति को मानने वाला देश है और यहाँ पर फुहड़ता, नग्नता और पश्चिमी संस्कृति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस स्कूल कॉलेज में हमारी बहन बेटियां शिक्षा लेने के लिए और पढ़ाई करने के लिए और संस्कृति को अपनाने के लिए और संस्कृति सीखने के लिए देश के प्रति, धर्म के प्रति, जाति आगे बढ़ेंगे जहां हिसार में जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नई पहल की है। कांग्रेस विधि विभाग, इनेलो विधि प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकीलों ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभी आज हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियों की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। आप सब लोगों को विदित है कि आज संविधान को बचाने के लिए जो विशेषकर अधिवक्ताओं का जो दायित्व बनता है, उसी के तहत आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप सब लोग जानते हो कि पिछले दिनों जो 3 घटनाक्रम हुए, उन्हीं के ऊपर आज हम कुछ आपके भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम के बाद अब हिसार जिले के डाबरा गांव में से ही भारतीय सीनियर हॉकी टीम का कप्तान मिला है। डाबरा के रहने वाले ओलंपियन संजय कालीरमन अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम को लीड करेंगे। टीम 12 से 18 अक्टूबर चाइना के हांगझो में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए रवाना हो गई है। जूनियर टीम की कप्तानी भी डाबरा गांव के ही खिलाड़ी रोहित कर रहे हैं और अब संजय को सीनियर टीम का कप्तान नियुक्त किए जाने पर गांव के खेल मैदान पर खुशी का माहौल है। ग्रामीण खेल मैदान पर पहुंचे और लड्डू बांटकर खुशी जताई। हॉकी कोच राजेंद्र स्याग ने कहा कि संजय की इस उपलब्धि पर बहुत गर्व हो रहा है। हालांकि संजय भैया को कैप्टन बना दिया गया तो हमें बहुत खुशी हुई और जब भी ग्राउंड पे आते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम भी संजय भैया की तरह बनना चाहते हैं, हम भी देश की टीम में खेलना चाहते हैं और संजय भैया हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, आते हैं यहाँ पे। जब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।